मुझे देख तालिबे मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में, जो खुलूसे दिल की रमक भी है तेरे इदाए नियाज में। मुझे देख रिफत को हमें, मुझे देख पस्तिए का हमें, कभी बुलबुलों की सदा में सुन, कभी देख गुल के निखार में। मेरी एक शान खज़ां में है, मेरी एक शान बहार में। मुझे देख तालिब मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में, जो खुलूसे दिल की रमक भी है तेरे इदाए नियाज में। मुझे देख तालिब मुंतज़िर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अलास्का के ट्रिप के लिए रवानगी के लिए यहाँ पे तैयार खड़े हैं। हमारा इंशाल्लाह 8 से 9 दिन का ये दौरा होगा, जो हम बज़रिया सड़क यहाँ से चलते हुए जाएंगे। यूकॉन लार्जर दैन लाइफ। यूकॉन कनाडा का मगरबी इलाका है। कनाडा में सूबे हैं और इलाके हैं। मगरब में यूकॉन की सरहद अलास्का से मिलती है, जो कि अमेरिका का हिस्सा है, जो इंशाल्लाह हमारी मंजिल भी होगा। इस एकोसिस्टम को मेंटेन करने में मुख्तलिफ किस्म के हशरात और जानवरों और स्पीशीज़ का तल्लुक है। इसमें एक चीज़ के मुतालिक मैं बयान कर देना चाहूँगा, वो बीवर है। बीवर कनाडा की तकरीबन हर चीज़ में पाया जाता है और वो पानी को एक ख़ास अंदाज से लकड़ियाँ जमा करके रोकता है। व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद हम माइल्स कैनियन देखने के लिए इस जगह पे आए हैं। इसका नाम माइल्स कैनियन इसके शार्प ड्रॉप की वजह से कहा जाता है। ये दरिया यूकॉन के गुजरगाह है। जैसे आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहा है कि पानी काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ से गुजर रहा है। इस जगह पे पानी की गहराई बहुत ज़्यादा है। एक ख़ास बात इस जगह के मुतालिक मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो साइडों पे आप इस कैनियन की जो दीवार को देख रहे हैं, ये दीवार आतिशफ़शां लावे की बनी हुई है। आतिशफ़शां लावा यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर जनूब की तरफ आज से तकरीबन 8.5 मिलियन साल पहले वहाँ से बहता हुआ यहाँ पे आया था और काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज था। ये दरिया उस वक़्त बहुत ज़्यादा गहराई में होता था, बल्कि 1959 तक ये दरिया काफ़ी गहराई में था। उसके बाद यहाँ पे एक बंद बनाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दरिया के पानी का जो लेवल है वो बुलंद होता गया है और आज हम तकरीबन 10 मीटर तक मोटाई उस आतिशफ़शां लावे की जो है वो देख सकते हैं। चलिए आपको दरिया के पुल पर लिए चलते हैं और फिर आपको पुल के मुताल्लिक भी कुछ बातें बताएंगे। हम आपको इस तारीखी पुल पर लिए चलते हैं। ये पुल लकड़ी का बना हुआ है और रस्सों की मदद से इसको लटकाया गया है। इसको सस्पेंडेड ब्रिज कहते हैं।
इस इलाके में चूँकि लकड़ी की बहुतात है, इसलिए यहाँ पे हर बड़े मॉडल, हर बड़ी इमारत, हर बड़ी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर लकड़ी का इस्तेमाल बेशुमार किया जाता है। तो आइए ये पुल को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ चलते हैं। आप महसूस कर रहे होंगे कि ये पुल इस वक्त हिल रहा है। एक मैं चल के आया हूँ, कुछ और लोग चल के वापस जा रहे हैं, जिसकी वजह से पुल में काफ़ी वाइब्रेशन पाई जाती है। अगर आपने पाकिस्तान के शुमाली इलाके जब सफ़र किया हो तो आपने ज़रूर इस किस्म के पुल वहाँ पे देखे होंगे, लेकिन उस किस्म के जो पुल हैं उन पे वहाँ पे गाड़ियाँ, बसें, हर चीज़ गुजर जाती है। लेकिन यहाँ पे इसको मजबूत बनाने के लिए लोहे के रस्से लगाए गए हैं। हालांकि यहाँ पे सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए जगह है, लेकिन इसकी यहाँ पे सेफ्टी को चूँकि बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इसलिए यहाँ पे इसको मुकम्मल तौर पे मजबूत तरीके से बनाया गया है। मैं आपको इस यूकॉन रिवर के मुतालिक एक और ख़ास बात बताता चलूँ कि ये दरिया माजी में एक बहुत अहम आबी गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। कनाडा के इस इलाके में 19वीं सदी के आखिर में और तकरीबन 1898 के करीब बहुत ज़्यादा सोना दरियाफ्त हुआ था, जो यहाँ से तकरीबन 700 किलोमीटर शुमाल में डॉसन सिटी के करीब उसकी दरियाफ्त हुई थी। उस दौर का नाम क्लोंडाइक गोल्ड रश भी है। इंशाल्लाह हम अपने सफ़र के दौरान आपको उस इलाके में भी लिए चलेंगे, लेकिन बताना मकसूद यहाँ पे ये है कि उस वक्त अलास्का हाईवे नहीं थी और जो लोगों का सफ़र का ज़रिया था वो पैदल चलने का था। उस दौरान लोग यूकॉन रिवर को आबी गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे और छोटी छोटी कश्तियों और यहाँ तक कि कोई भी चीज़ जो तैर सकती हो उसके ऊपर बैठ के वो डॉसन सिटी तक जाया करते थे, जो कि तकरीबन 700 किलोमीटर है। लोगों की हिम्मत का अंदाज़ा यहाँ से आप लगा सकते हैं। इस जगह पर और इससे थोड़ा सा आगे और पीछे उस वक़्त पानी चूँकि रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भंवर बनते थे। उन भंवर्स का नाम वाइट हॉर्स रैपिड्स था, क्योंकि वो भंवर जब बनते थे तो बिल्कुल इस तरह से नज़र आता था जैसे सफ़ेद घोड़े भागते हुए जा रहे हैं। उन भंवरों की वजह से, उन रैपिड्स की वजह से इस जगह का नाम वाइट हॉर्स रैपिड्स था और आज उसी की वजह से यूकॉन के दारुल-हुकूमत का नाम जो है वो वाइट हॉर्स है, क्योंकि ये दारुल-हुकूमत तकरीबन उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पर रैपिड्स हुआ करते थे। लेकिन 1959 में इस दरिया पर डैम की तामीर के बाद वो रैपिड्स ख़त्म हो गए और दरिया की हैबतनाकी किसी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि पानी की रफ्तार कितनी तेज़ है और यहाँ कितनी बुलंदी से हम इसको देख रहे हैं और काफ़ी ख़तरनाक नज़र आता है। So why don't you look at this? Do you want to tell us about this stage here a little bit? What are you showing here in this model? Basically, these are what the eggs look like once the female lays them, and then this just shows in days how long it takes for them to progress. It takes about 22 days for an egg to develop the eye in there. Right. And about 45 days the fish is pretty much born. It becomes an alvin, and that's Alvin, the okay. egg becomes their yolk sac, and they live off of that. And once that becomes completely absorbed, then they turn into fry, and that's what we have in that template over there. And those are, and once they're at that stage, they spend about 1 to 2 years actually going back down the river into the Bering Sea. Into Bering Sea, okay. इस वक्त हम यूकॉन रिवर के ऊपर यूकॉन एनर्जी की तरफ से बनाए गए डैम के पास मौजूद हैं। ये डैम बनाने की वजह से वाइट हॉर्स रैपिड जो है वो ख़त्म हो गए थे और पानी की बहाव को तेज़ करने के लिए ये डैम बनाया गया था। यहाँ पे बिजली की पैदावार होती है। बिजली की पैदावार के लिए बनाए गए इस डैम का सबसे बड़ा नुकसान चिनूक सालमन को हुआ था। चिनूक सालमन इस दरिया की एक खसूसियत है और दरिया में ऊपर के बहाव की तरफ तकरीबन 800-900 मीटर की बुलंदी पर चिनूक सालमन अपने अंडे देती है।
चिनक सालमन 1 साल से 1.5 साल की उम्र में यहाँ से समुंदर की तरफ हिजरत करना शुरू करती है। जब चिनक सालमन समुंदर की तरफ हिजरत कर जाती है तो एक खसूसियत ये है कि उसको अंडे देने के लिए वापस अपने स्पॉनिंग ग्राउंड पर पहुँचना होता है। अगर चिनक सालमन वापस अपने स्पॉनिंग ग्राउंड पर ना पहुँच सके जहाँ पे उसकी पैदाइश हुई थी तो वो अंडे नहीं देगी और सालमन की एक पूरी नस्ल ज़ाया हो जाती है। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए यूकॉन एनर्जी की तरफ से यहाँ पे एक लैडर बनाई गई है। इस लैडर का मकसद ये है कि जब चिनक सालमन 3000 मील का सफ़र का तय करते हुए बेरिंग सी से यहाँ तक पहुँचे तो इस डैम की वजह से यहाँ पे रुक ना जाए, बल्कि उसको लैडर की मदद से उठाकर इस डैम के ऊपर की सतह पर पहुँचाया जाता है, जहाँ से वो वापस अपने फ्रेश वाटर स्पॉनिंग ग्राउंड तक पहुँचती है। एक ख़ास बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि 3000 मील की इस हिजरत के दौरान चिनक सालमन रास्ते में कुछ नहीं खाती, बल्कि अपने जिस्म में पहले से स्टोर की हुई एनर्जी की ज़ोर पर ये इतना लंबा सफ़र तय करती हुई यहाँ तक पहुँचती है। ये जो इस वक्त आप सीन देख रहे हैं ये असल में वो सीढ़ी है जो यूकॉन एनर्जी की तरफ से बनाई गई है। इस सीढ़ी की लंबाई तकरीबन 350 मीटर है। सालमन की खसूसियत ये है कि ये हमेशा पानी के बहाव के उल्टी तरफ सफ़र करती है और अगर हम अगस्त के महीने में यहाँ पर आए तो आपको इन सीढ़ियों पे सालमन मछलियाँ छलांगे लगाती हुई ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ से काफ़ी हाइट की तरफ ये सीढ़ी जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जाती हुई ऊपर जो सेंटर बना हुआ है वहाँ के पानी से गुज़रती हुई दरिया, उससे आगे सुरंग में से गुज़रती हुई जो डैम है उसके ऊपर की तरफ इसको जाके छोड़ा जाता है। ये सारा निज़ाम, ये सारा जो स्ट्रक्चर बनाई गई है ये सालमन मछली की नस्ल को बचाने के लिए बनाई गई है और जो डैम की वजह से जो जंगली हयात को नुकसान पहुंचता है उसको कम से कम करने के लिए ये सारा इंतज़ाम जो है वो किया गया है। ये जो लकड़ी का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये लकड़ी के स्ट्रक्चर के अंदर वो सुरंग है जिसमें सालमन नीचे से सीढ़ियों से चढ़ती हुई छलांगे लगाती हुई ऊपर तक पहुंचती है और फिर ऐसे पूरी चक्कर लगाती हुई इस सुरंग के अंदर सफ़र करती हुई उसको डैम के जो पिछली तरफ है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। वो कमरे में जो विंडोज़ लगी हुई हैं वो विंडोज़ जो हैं वो दरिया के नीचे की सतह जो है वो हमें दिखाती है। वहाँ से स्टाफ को अंदाज़ा होता है कि कितनी तादाद में और किस साइज़ की सालमन मछलियाँ जो हैं वो समुंदर से वापस यहाँ पे आई हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये तकरीबन 3000 मील का फासला तय करके बेरिंग सी से यहाँ तक पहुँचती हैं। तो ये 3000 मील का जो सफ़र है ये मई के वस्त में शुरू होता है समुंदर से और मछलियाँ यहाँ पे जुलाई के आखिर से लेकर अगस्त के आखिर तक पहुँचती रहती हैं और अपने स्पॉनिंग ग्राउंड तक पहुँचती हैं जहाँ पे वो अंडे देती हैं। एक चीज़ और मैं चिनक मछली की आपको ये बताता चलूँ कि ये इसका जज्बा इसार या कुर्बानी कहेंगे कि जब 5000 अंडे ये मछली देती है तो उसके कुछ अर्से के बाद इसकी मौत वाक़या हो जाती है और ये इसकी लाइफ स्पैन जो है वो तकरीबन 5 साल का होता है। इस 5 साल में से 2 से 3 साल का जो अर्सा है ये मछली खुले समुद्र में गुजारती है और अपने मरने से कबल यहाँ पे आकर अपनी नस्ल को आगे बढ़ाती है और फिर अपनी जान दे देती है। इस वक्त हम यूकॉन के दारुल हुकूमत वाइट हाउस में मौजूद हैं। वाइट हाउस का डाउनटाउन है तकरीबन ये दिलकश पहाड़ों के दरमियान ये बस्ती यूकॉन रिवर के बिल्कुल किनारे पर मौजूद है। आबादी तकरीबन 20,000 और सतह समुद्र से बुलंदी तकरीबन 700 मीटर है। वाइट हाउस वैंकूवर और कैलगरी दोनों शहरों से तकरीबन 2300 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और वैंकूवर से तकरीबन शुमाल की सिमत में वाक़या है।
वाइट हॉर्स का आगाज़ 19वीं सदी के आखिर पर हुआ था क्लॉन्डाइक गोल्ड रश के दौरान। क्लॉन्डाइक गोल्ड रश उस ज़माने को कहते हैं जब डॉसन सिटी के करीब, जो यहाँ से तकरीबन 700 किलोमीटर शुमाल में है, वहाँ सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। बेशुमार लोग अमेरिका और कनाडा से उस वक़्त डॉसन सिटी की तरफ जाना शुरू हुए थे और वाइट हॉर्स उनको रास्ते में एक पड़ाव के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से बाज़ लोग पैदल चलते हुए जाते थे और बाज़ लोग यहाँ से कश्तियों के ज़रिए यूकॉन रिवर में सफ़र करते हुए डॉसन सिटी तक जाया करते थे। उस ज़माने में यूकॉन का जो दारुल हुकूमत है वो भी डॉसन सिटी ही था। 1953 में यूकॉन का जो दारुल हुकूमत है वो वाइट हॉर्स में मुंतकिल कर दिया गया था। इस वक्त इस शहर की आबादी तकरीबन 20,000 के करीब है और बहुत खूबसूरत पुरफ़िज़ा मकाम है। पहाड़ियों के दरमियान में बिल्कुल दरिया के किनारे पर एक बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा दिखने वाला ये शहर है। हम इस वक्त SSS क्लॉन्डाइक 2 शिप के सामने मौजूद हैं। इस शिप ने यूकॉन दरिया में अपना सफ़र 1937 से लेकर 1955 तक किया। 1955 से इस शिप को रिटायर करके यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है, जिस आजकल ये शिप म्यूज़ियम का काम देती है। इससे पहले SSS क्लॉन्डाइक 1 शिप जो है वो 1923 से लेकर 1936 तक सर्विस में रही थी और 1936 में एक चट्टान से टकराने के बाद वो शिप तबाह हो गई थी। इस शिप ने यहाँ के लोगों की ज़िंदगियों में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ के लोग उस वक़्त अलास्का हाईवे चूँकि मौजूद नहीं थी, इसलिए दो ही तरीके से सफ़र करने के, या पानी के ज़रिए और या फिर पैदल। और डॉसन सिटी तक लोग जाने के लिए ज़्यादातर पानी का रास्ता इस्तेमाल करते थे, जो कि तकरीबन जाते हुए चूँकि बहाव के साथ जाते थे तो ये शिप तकरीबन 3 दिन में डॉसन सिटी पहुँचा देती थी। वापसी पे चूँकि पानी के बहाव के मुखालिफ सिमत से शिप सफ़र करती हुई आती थी तो 700 किलोमीटर का सफ़र तकरीबन 5 दिन में तय किया जाता था। यूकॉन रिवर में बहुत सारी शिप्स जो हैं वो स्टर्न व्हीलर शिप्स हैं। ये शिप की जो बनावट है, जो इसके चलने का मैकेनिज़्म है, इसको स्टर्न व्हीलर कहते हैं। लेकिन अब तक यूकॉन रिवर में चलने वाली हर किस्म की स्टर्न व्हीलर शिप में से ये शिप सबसे बड़ी है। अंदर इंजन की ताकत से मोटर के ज़रिए इस बड़े पहिए को घुमाया जाता है और ये पहिए के साथ जो तख्ते लगे हुए हैं वो पानी को पीछे धकेलते हैं, जिसकी वजह से शिप जो है वो आगे की तरफ चलती है। और आप नीचे की तरफ 2 बड़े पतवार लगे हुए देख सकती हैं, जो कि शिप का रुख मोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं या होते थे। हम इस वक्त ग्रे माउंटेन की चोटी के ऊपर मौजूद हैं और एक हेलीपैड के ऊपर बैठे हुए हैं। ये जगह वाइट हॉर्स शहर के तकरीबन डायरेक्टली ऊपर है और शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला तय करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक स्टीप हाइट है, एक काफ़ी ख़तरनाक सड़क है जहाँ से बाज़ औक़ात सिर्फ एक गाड़ी एक वक्त में गुजर सकती है। नीचे इस वक्त बादल से छा रहे हैं, जिसकी वजह से रोशनी काफ़ी कम हो गई है और सूरज जो है वो इस पहाड़ी के नीचे जा चुका हुआ है, जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा। उस पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए पैदल रास्ता बना हुआ है और अगर आप देखें तो बाज़ लोग पैदल चलते हुए वहाँ से वापस भी आ रहे हैं। इस वक्त रात के तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है, लेकिन लग ऐसे ही रहा है जैसे शाम के 5-6 बजे होते हैं या 7 बजे होते हैं और हल्की हल्की रोशनी, बल्कि कहेंगे कि हल्का हल्का अंधेरा इस वक्त छा रहा है। यूकॉन में बहुत कम जगहों पर रात के वक्त सूरज गुरूब होता है मौसम गर्मा में, और मौसम सरमा में बहुत कम जगहों पर निकलता है। आजकल तो रात जो है वो तकरीबन 2 घंटे की आप समझ लें कि होगी। तकरीबन 12 बजे के करीब सूरज गुरूब होना शुरू होगा और सुबह 2 बजे के करीब तुलू होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मौसम सरमा में सूरज तकरीबन 10-10:30 बजे सुबह के वक्त निकलता है और 3-4 बजे गुरूब हो जाता है। तो जब गुरूब होता है उस वक्त सर्दियों में मुकम्मल अंधेरा होता है और दिन के वक्त मुकम्मल रोशनी नहीं होती। गर्मियों में दिन में मुकम्मल रोशनी होती है लेकिन रात को मुकम्मल अंधेरा नहीं होता। इसी वजह से वाइट हॉर्स को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है, बल्कि पूरे यूकॉन को भी आप कह सकते हैं। जो हम शुमाल की सिमत सफ़र करते जाएंगे,
मौसम गर्मा में दिन का दौरानिया बढ़ता जाएगा और एक ख़ास मुकाम पर पहुंचकर जब हम आर्कटिक लाइन को क्रॉस करते हैं तो दिन इस तरह से हो जाता है कि मौसम गर्मा में 52 दिन तक सूरज बिल्कुल गुरूब नहीं होता और मौसम सरमा में तकरीबन 85 दिन तक सूरज बिल्कुल नहीं निकलता, जो कि मुकम्मल दिन और मुकम्मल रात होती है। मुझे देख तालिबे मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में, जो खुलूसे दिल की रमक भी है तेरे इदाए नियाज में। मुझे देख रिफत को हमें, मुझे देख पस्तिए का हमें, कभी बुलबुलों की सदा में सुन, कभी देख गुल के निखार में। मेरी एक शान खज़ां में है, मेरी एक शान बहार में। मुझे देख तालिब मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में, जो खुलूसे दिल की रमक भी है तेरे इदाए नियाज में। मुझे देख तालिब मुंतज़िर,